हेलो विद्यार्थियों, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी, संस्कृत अध्यापक, और संस्कृत विषय में हम जो पढ़ रहे हैं वह व्याकरण का भाग चल रहा है। और व्याकरण के इस भाग में हम पढ़ रहे हैं इस समय समास। समास के अंतर्गत लास्ट जितने मेरे वीडियो गए हैं उन वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको समास की परिभाषा, समास का अर्थ, समास की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, ये सब कुछ, समास के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से, ये सब कुछ आपको एक विस्तृत जानकारी मैंने लास्ट वीडियो तक आपको दी थी। उसके बाद में जो हमारा समास और उस समास के अंतर्गत समास के भाग में जो अव्ययभाव समास चल रहा था, उस अव्ययभाव समास की मैंने आपको परिभाषा लिखी थी, ये बताई थी। और उस परिभाषा के संदर्भ में उसके बाद में मैंने आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से अव्यय आपके अव्ययभाव समास में आएंगे, कौन से अवयवों से बने हुए समस्त पद आएंगे आपके, ये मैंने बताया था। उसमें जो उपता, निर, अनु, यथा, प्रति, अधि और सह, ये जो मैंने अव्यय बताए थे, ये फिक्स अव्यय आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मुख्य रूप से अव्यय हैं। यानी ये जो अव्यय हैं, इन अव्ययों से अलग कुछ नहीं आता यदि आप बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो। और जो लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो में मैंने उप जो अव्यय है उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण बता दिए थे। फिर से दोहराने के लिए बता दूं आपको, अव्ययभाव समास होता है, इस अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होगा, अर्थात जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और उत्तर पद जो होता है उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है। तो इसमें मैंने आपको कल उप जो होता है उस उप की अव्यय से बनने वाले जो समस्त पद हैं उनका किस प्रकार से समास विग्रह किया जाएगा, तो ये सब कुछ मैंने बताया था। और फिर से मैं बता दूं आपको कि उप का मतलब होता है समीपम। इस अव्यय से बने समस्त पद का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय उप के अलावा जो उत्तर पद शेष रहता है, उस उत्तर पद को उसके लिंग के अनुसार षष्ठी विभक्ति में पहले लिखकर और उसके बाद में जो उप अव्यय होता है उसका अर्थ समीपम लिखा जाएगा। ये समास विग्रह करने का तरीका है उप अव्यय से बने समस्त पद का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निर। जो निर अव्यय होता है, इस निर अव्यय से बने समस्त पद का जब समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से उसका समास विग्रह करना है। तो निर का मतलब होता है अभाव, किसी की कमी को प्रकट करना, किसी के अभाव को प्रकट करना। इसमें हम निर शब्द का या निर अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत निर होता है, उसका मतलब होता है अभाव। और इसकी जो परिभाषा होगी, अब मैं आपको सीक्वेंस से क्रमबद्ध ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से अव्यय हैं जिन अव्ययों का हम समास विग्रह करेंगे, उन अव्ययों से बने समस्त पदों का समास विग्रह जब हम करेंगे तो कौन कौन से ऐसे अव्यय हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा वो कि आप एक क्रमबद्ध
विभक्ति का प्रयोग करके या उसमें षष्ठी विभक्ति में उसे लिखकर, पहले लिखकर उसके बाद में जो निर अव्यय है, इस निर अव्यय का अर्थ अभाव लिखा जाता है। उदाहरण मैंने सामने लिखे, इनके 4 उदाहरण हैं। समझना आपको फिर से इसको कि इसमें निर अव्यय से कोई समास पद बना है और निर अव्यय से बने समास पद का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय निर निश्चित है कि ये अव्यय है और इसमें पहला पद जो अव्यय सबसे फर्स्ट में रहेगा, सबसे पहले रहेगा और उसके बाद में दूसरा पद और संज्ञा शब्द रहेगा। तो इसमें जो दूसरा पद होगा अर्थात जो उत्तर पद होगा, उस उत्तर पद में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। वही लिंग एवं वचन के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसको पहले लिख देंगे और पहले लिखने के बाद में जो हमारा अव्यय है निर, इस निर अव्यय का अर्थ हम लिखेंगे अभाव है। तो इसमें उदाहरण है, क्रमबद्ध में आपको इसका बता रहा हूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है निर्जलम, उदाहरण के तौर पे मैंने बताया जैसे निर और ये जलम शब्द से बना है, निर्जलम। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो जल शब्द है, ये जल, इस जल में हम कोई वचन काम में नहीं लेंगे क्योंकि जल का कोई वचन नहीं होता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई इसमें जल का कोई वचन नहीं है क्योंकि जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनका कोई वचन नहीं होता है। तो जल जो शब्द है ये हम काम में लेंगे और इससे पहले जो अव्यय लगा हुआ है निर। अब जो जल शब्द है इसको षष्ठी विभक्ति में लेंगे हम और जल शब्द की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी जलस्य और उसके बाद में निर जो अव्यय है इसका मतलब लिखा जाएगा अभाव है, जलस्य अभाव है। और मैंने अभाव का मतलब बताया था कमी। जब अब इसका अर्थ देखेंगे यानी अर्थ के आधार पर इसको जानेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जल का अभाव, निर्जलम। इसी प्रकार जैसे लिखा निर्धनम, ये निर और धनम शब्द से बना है, धनम। अब ये धनम शब्द इसमें भी षष्ठी विभक्ति काम में लेनी है और इसका मतलब हो जाएगा धनस्य अभाव है, धन का अभाव। इसी प्रकार निर्बाधम, बाधा, निर धन बाधम, बाधम तो बना है बाधा से। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो बाधा हमें यहाँ बहुवचन में काम में लेनी है, षष्ठी विभक्ति काम में लेनी है और रहेगा बाधा नाम, बाधा नाम अभाव है यानी बाधाओं का अभाव। और इसी प्रकार निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो यहां आएगा मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव है। कहने का मतलब इसमें आपको निर के अलावा जो उत्तर पद होता है उस उत्तर पद में आपको वचन के अनुसार षष्ठी विभक्ति लेनी है और वचन के अनुसार षष्ठी विभक्ति लेने के बाद में जो निर अव्यय आपका चल रहा है, इस निर अव्यय का मतलब बाद में लिखना है अभाव है। और ये इन्हीं उदाहरण के आधार पर मैंने समझाया आपको, जैसे निर्जलम जलस्य अभाव है, निर्धनम धनस्य अभाव है, निर्बाधम बाधानाम अभाव है और निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। तो ये है दो अव्यय वाले आपके समास हो चुके हैं अव्यय भाव समास में, एक तो उप और एक निर। अब इस वीडियो में हम अगला जो अव्यय लेंगे वह अगला अव्यय होगा आपका और वह है अनु। अनु अव्यय जो होगा, इस अनु अव्यय का जो हम प्रयोग करेंगे, इस अनु अव्यय का प्रयोग करने पर भी हमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, अनु के अलावा जो पद शेष रहेगा। इसमें मैं परिभाषा नहीं दिखाऊंगा आपको स्वयं को इस परिभाषा को समझना है क्योंकि मैं दो परिभाषाएं इसमें लिखा दी है।
के आधार पर मैं केवल आपको उदाहरण समझा रहा हूं और उदाहरण के जरिए जो आपके अब जो अवयव है वो रहेगा अणु, और इस अणु अवयव का दो अर्थ निकलता है, एक तो पश्चात है और एक निकलता है इसका योग्यम। पश्चात है और योग्यम, ये अणु। अब इस अणु अवयव से बने समस्त पद का जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय ये जो उप और निर अवयव मैंने बताए थे, इनके अनुसार ही अणु अवयव के योग से बने समस्त पद का जब समास विग्रह करेंगे तो अणु अवयव के अलावा जो पद शेष रहेगा उसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उस पद को पहले लिखना है और उसके बाद में जो अणु अवयव है उसका उस शब्द के उस पद के अनुसार अर्थ लिखना है, पश्चात या योग्यम। इनमें से एक शब्द आपको अर्थ आपको इसमें लिखना है, या तो पश्चात होगा या योग्यम। इसमें भी वही नियम लगेगा कि षष्ठी विभक्ति में उस उत्तर पद को लिखा जाएगा षष्ठी विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति में उस उत्तर पद को लिखने के बाद में जो अणु है इस अणु अवयव का अर्थ लिखा जाएगा पश्चात या योग्यम। जैसे अणु रथम, अणु रूपम, ये दो पद हैं, ये दो पद हैं। इन दोनों पदों में जो पहला पद है देखो इसमें भी अणु है, इसमें भी अणु है, इसका मतलब हमारा समास का अवयव और समास का भाग हो गया अवयव में अणु। अब जब इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा अणु और दूसरा पद हो जाएगा इसमें रथम, इसमें हो जाएगा अणु और दूसरा पद हो जाएगा रूपम। इसमें अणु रथम है, इसमें अणु रूपम है। अब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ अणु का मतलब पश्चात या योग्यम लिखना होगा, इसमें भी अणु का मतलब पश्चात या योग्यम लिखना होगा। लेकिन इसमें जो उत्तर पद है इस उत्तर पद में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब इस रथ में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा रथस्य, और यहां काम में आएगा पश्चात है, यानी कि रथ के पीछे। इस पश्चात का मतलब पीछे, जैसे हम कहते हैं इसका अनुसरण करते हैं, अनुसरण का मतलब उसका पीछा करना। तो यहाँ पर अनु रथम, रथस्य पश्चात है रथ के पीछे, और दूसरा है वो है अनुरूपम, तो इसमें हो जाएगा रूपस्य योग्यम। इसमें अर्थ काम में लेंगे हम रूपस्य योग्यम का, यानी शब्द के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार आपको वहां पर योग्यम लिखना है और किस प्रकार कहां पर आपको पश्चात लिखना है। तो यह जो अणु अवयव वाला पद होगा उसमें भी नियम वही लगेगा, अणु के अलावा जो पद शेष रहेगा उस पद में भी आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है और अणु का अर्थ आपको पश्चात या योग्यम लिखना है। कुल मिला के आपके अवयव और समास में उप, निर और अणु ये तीन समास हो चुके हैं अवयव भाव में। अब जो नेक्स्ट आपके रहेंगे यथा, प्रति, अधि और सह, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। परिभाषाओं से तो मैं लिखा हूं इसमें परिभाषा भी आपको, लेकिन अब आपको इसकी जो अणु जो अवयव से मैंने आपको ये उदाहरण बताया है इसकी परिभाषा आपको स्वयं को लिखनी है। इसमें बता दूं आपको कि अणु के अलावा जो पद शेष रहेगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है और उसके बाद में अणु जो अवयव होगा उसका अर्थ पश्चात है या योग्यम लिखना है। तो इसमें आपको कुछ उदाहरण भी लिखने होंगे साथ में। उससे पहले मैंने आपको जो निर का बताया था उस निर के भी आपको उदाहरण लिखने हैं और उदाहरण लिखकर उनको आपको हल भी करना है। ये जरूरी नहीं कि आप समस्त पद लेकर उसका समास विग्रह करो, यानी कि आप समास विग्रह किया हुआ है तो
उसका समासिक पद बनाने की कोशिश करो, विपरीत उसके ठीक आओ। तो इसमें हमें समासिक पद बनाना है तो क्या करना है, और जब समासिक पद बनाओगे तो समासिक पद बनाते समय समझ लो पीछे लिखा हुआ आ गया यहाँ पर रूपम या योग्यम, तो ये आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में घूमना चाहिए कि इस रूपम और योग्यम का मतलब संस्कृत अवयव में अनु होता है। यहाँ पर निर जैसे अभाव होता है, अभाव लिखा हुआ आ गया तो उस अभाव का मतलब हमें निर लिखना है। यहाँ समीपम लिखा हुआ गया तो इसका उप लिखना है। तो ये अवयव जब तक आपके दिमाग में रहेंगे तो आप समास विग्रह और समस्त पद दोनों ही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्वयं को स्टडी में आपको ये काम करना है कि जितने मैंने इसमें आपको अवयव और समास के बताए उप निर अनु, इनके कम से कम चर्चा उदाहरण आपको पुनः लिखना है। तो अगले वीडियो में हम यथा प्रति अधिक और सह जो अवयव हैं इनका किस प्रकार समास विग्रह होगा, किस सामासिक पद बनेगा, ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।